हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ जी मोहम्मद जाफिर और मैं आपको फिज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे जी एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 और जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में भी हमने स्टडी किया था। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे और इसके बाद हम कूलम्ब लॉ को स्टडी करेंगे। तवज्जो से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है अ फोर्स विच होल्ड द चार्ज मेक अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स जो चार्ज को क्या करती है, इकट्ठा करती है क्या बनाने के लिए, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं और कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं। आज हमारा जो बेसिक आर्टिकल है वो है जी कूलम्ब लॉ। कि कूलम्ब लॉ में क्या बताता है। बात तो आपको समझ आ गई ही होगी कि कूलम्ब लॉ असल में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, या आप कूलम्ब फोर्स का नाम भी उसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी कूलम्ब लॉ क्या था। कूलम्ब लॉ किसने दिया? चार्ल्स कूलम्ब साइंटिस्ट था जिसने 1784 में ये लॉ मुतारिफ कराया। असल में ये क्या था, एक मिलिट्री इंजीनियर था। क्या था? मिलिट्री इंजीनियर था और ये फ्रांसीसी इंजीनियर था, फ्रेंच था। इसने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया, टॉर्शनल या टॉर्शन बैलेंस के बारे में बताया। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स को तो हम पढ़ेंगे आगे, टॉर्शन बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। टॉर्शन बैलेंस में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करते हैं किसके दरमियान, वेरी स्मॉल मैसेज। जब हम स्मॉल मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो सिंपल सी बात है फोर्स का होना भी लाजमी है। कहां पर? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉलेस्ट या वेरी स्मॉल मैसेज के दरमियान मालूम करने के लिए जो प्रोसेस बनाया गया उसको टॉर्शनल या टॉर्शन बैलेंस का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा कूलम्ब या चार्ल्स कूलम्ब ने किसके बारे में बताया? चार्जेस के बारे में। वो हम कल डेफिनेशन में भी स्टडी कर चुके हैं। कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। कौन से स्टूडेंट्स? पॉइंट चार्जेस कब हो, इनको कब हमने स्टडी करना है? रेस्ट की हालत। आई थिंक आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि चार्ल्स कूलम्ब क्या था, एक साइंटिस्ट था। हकीकत में ये एक मिलिट्री इंजीनियर था, फ्रांसीसी था ये। इसने हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, टॉर्शन बैलेंस के बारे में और चार्जेस के बारे में बताया और चार्जेस को स्टडी किया कब? जब चार्जेस वेरी स्मॉल यानी कि पॉइंट चार्जेस थे, और इसका मतलब है बहुत ही स्मॉल। और कब? जब ये रेस्ट की हालत में थे। इसके बाद है जी कूलम्ब लॉ फॉलो किसको करता है? कूलम्ब लॉ दो लॉज को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। इसी लॉ के अंदर हम इसको प्रूव भी करेंगे। नंबर 2 पे ये इनवर्स स्केलर लॉ को भी फॉलो करता है, यानी कि फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। आई थिंक कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी क्योंकि कूलम्ब लॉ इतना मुश्किल नहीं है, आप पहली क्लास में भी इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या कहता है? फोर्स। याद रखें, फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। दोनों तरह की फोर्सेस हो सकती हैं क्योंकि चार्ज की दोनों प्रॉपर्टी हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहां पर फोर्स लिखा है तो परेशान नहीं होना। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, अक्सर हम डेफिनेशन लिख देते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, उसमें आई थिंक ये पॉइंट का जिक्र कर लें क्योंकि कूलम्ब लॉ हमें असल में पॉइंट चार्जेस के बारे में ही बताता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है?
कहते हैं जी दो चार्जेस ले ले, मैंने एक को Q1 का नेम दे दिया और एक को क्या नेम दे दिया है, Q2। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस r है, इनके दरमियान डिस्टेंस r है। अब वो कहता है कि इनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है। ये फोर्स क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। यही लिखा ना हमने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। हमने इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों चार्ज की हमने क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड, उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर 1। नंबर 2 पे है, ये जो फोर्स है या तो अट्रैक्शन की हो सकती है या रिपल्शन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन ये जो फोर्स है वह इनवर्स है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या बनता है, देखें, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, फोर्स कम हो जाए। डायरेक्टली में अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया हुआ है, इसको रिमूव करके यहां पर राइट करते हैं जी के, साथ लिख देंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सवाल ये पैदा हुआ कि के क्या है, के असल में हमारे पास कॉलम्स कांस्टेंट है, कॉलम्स कांस्टेंट। ये क्या है कि हमारे पास कॉलम्स कांस्टेंट है। अब हमने ये देखना है कि के किस पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ के, यहां पर लिख लेते हैं जी डिपेंडेंस, डेंस। जो के है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले नंबर पर ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, डिपेंड करता है जी सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट, यानी कि इस कांस्टेंट के जो सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं उन पर भी क्या करेगा, डिपेंड। वो यूनिट्स कौन से बनेंगे अभी हम उसको स्टडी करते हैं। नंबर 2, जो कॉलम कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन टू चार्ज, मीडियम बिटवीन टू चार्ज, के दो चार्ज के दरमियान मीडियम कौन सा है, एयर है या कोई और मीडियम है। तो इट मीन ये बात आपको समझ आ गई कि कॉलम्स कांस्टेंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, नंबर 2 मीडियम बिटवीन टू चार्ज, के दो चार्ज के दरमियान मीडियम कौन सा है। इसके ऐसे यूनिट्स कौन से बनते हैं जी, हम इसको लिख लेते हैं। के की वैल्यू जो है ये बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास अगर हम न्यूटन की बात करें, मीटर की बात करें या कूलम की बात करें, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। कौन से यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। इट मीन कि इन पर भी क्या करता है, डिपेंड। दूसरी बात आ गई मीडियम बिटवीन टू चार्ज। ये मीडियम क्या है, असल में यहां पर हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है इसको यूं भी राइट कर सकते हैं EPI एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैक्यूम कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है इसको, या परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी कहते हैं इसको।
इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको वैक्यूम भी कहते हैं, और वैक्यूम, या इसको हम वैक्यूम का नाम भी देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का नाम भी देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है जस्ट एप्सिलॉन नॉट की, इसकी जो वैल्यू है ये है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। यूनिट यही बनेंगे, देखें इनवर्स में, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास, असल में ये हमारे पास एक मीडियम है, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप इसको वैक्यूम का नाम भी दे सकते हैं। तो आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं कि F किसके बराबर है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कॉलम की फार्मूले को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट्स तो आ गया, जिसको हमने कहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा दूसरे यूनिट्स भी बन सकते हैं, वो भी देखते हैं कि वो कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो वजह से इसमें F को हमने यहां पर लिखा हुआ स्केलर फॉर्म में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहां पर लगा देंगे R यूनिट वेक्टर। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की, कि के जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी हो सकती हैं। अगर हम एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम की बात करें, क्योंकि हमने कहा कि मीडियम बिटवीन टू चार्ज, और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कूलम स्क्वायर भी है। तो हम इसके अदर यूनिट्स भी मालूम कर सकते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह। अदर यूनिट्स ऑफ के दूसरे यूनिट्स क्या बनेंगे। सबसे पहले हम के यूनिट्स मालूम करते हैं। पहले इसको जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है वो है जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप जानते हैं कि न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7 मीटर है वैसे ही आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 7 जी कूलम। अब कूलम किसके बराबर होता है, अगर इसको मैं लिख दूं एम्पियर सेकंड, अब आप सोच रहे होंगे कि एम्पियर सेकंड कैसे आ गया। देखें, अगर हम करंट की डेफिनेशन को राइट करें, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास करंट है, करंट एम्पियर में होता है, चार्ज कॉलम में होता है, टाइम किस में होता है, ये सेकंड में। ये डिवाइड हो रहा है तो एम्पियर सेकंड बन जाएगा, कॉलम के बराबर आ गया। तो मैंने यहां पर कॉलम की जगहों पर इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एम्पियर सेकंड। इसको एक्सपेंड कर ले, ये केजी वैसे आ गया, ये भी मीटर है और ये भी क्या है मीटर। दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही तो पावर जेड हो जाएगी, ये बन जाएगा क्यूबिक मीटर। 7 पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अगर एम्पियर को एक्सपेंड करें ये आ जाएगा एम्पियर पर स्क्वायर और सेकंड पर स्क्वायर। फिर इसको ऐड कर ले, किलोग्राम एज इट इज आ गया, क्यूबिक मीटर एज इट इज आ गया, एम्पियर को वैसे ही लिख लें, ये भी सेकंड है ये भी है सेकंड। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगी, ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास अदर यूनिट बन गया किलोग्राम, क्यूबिक मीटर पर एम्पियर स्क्वायर एंड
पर फोर्थ पावर ऑफ सेकेंड। अगर हम इसकी डायमेंशन मालूम करना चाहें अदर यूनिट्स की, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? देखें जी, याद रखें जो डायमेंशन है वो हमेशा बेस क्वांटिटीज की बनेगी। यहां हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं। किलोग्राम क्या होता है जी? मैस। इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दें। साथ है जी मीटर, मीटर लेंथ होती है, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दें। पावर को एज इट इज राइट कर लें। अंपेयर वैसे ही हमारे पास बेस है, इसको ऐसे ही लिख दें। साथ है सेकंड, सेकंड क्या होता है जी? टाइम, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दें, इसकी पावर को वैसे ही राइट कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। देखें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की डायमेंशन तो हम वैसे ही मालूम कर सकते हैं, इसके अलावा भी इनके दूसरे यूनिट्स बना सकते हैं। कोई आपसे पूछ लेता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दूसरा कौन सा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के अलावा, तो ये दूसरा यूनिट बन सकता है। तो ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, या एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डायमेंशंस मालूम करें। तो डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटी की होती है, और बेस क्वांटिटी किस सिस्टम की होती हैं? सिस्टम इंटरनेशनल की। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। हम बात कर रहे थे अदर यूनिट्स ऑफ के के अदर यूनिट्स मालूम कर लिए। इसके अलावा के अंदर क्या है जी? मीडियम। वो मीडियम क्या था? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या था? पर न्यूटन, पर मीटर, कूलम स्क्वायर। इसके भी हम अदर यूनिट्स बनाते हैं। अब अगर हम लिख लें अदर यूनिट्स ऑफ अदर यूनिट्स किसके? एप्सिलॉन नॉट के, ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या बनेगा? देखें, एप्सिलॉन नॉट का सिस्टम इंटरनेशनल में जो पहले हमने यूनिट स्टडी किया, ये है जी पर न्यूटन, पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। सिंपल सी बात है जी। उसी तरह इसको हमने राइट करना है। देखें, न्यूटन किसके बराबर था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी पावर इनवर्स में आ गई। साथ ही मीटर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। साथ ही कूलम, कूलम किसके बराबर था जी? एम्पेयर सेकंड। पहले पावर इनवर्स में थी, अब जस्ट स्क्वायर है। इसको एक्सपेंड कर लें, पर केजी, पर मीटर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सेकंड स्क्वायर बन गया हमारे पास, साथ आ गया जी पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर का स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं सेम सेम क्वांटिटीज को आपस में एडअप करते हैं, सॉरी उनके पावर को एडअप करते हैं। केजी कोई दूसरा नहीं है, जिसको वैसे ही राइट कर लेंगे, केजी इनवर्स। अब देखें, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर आपस में एडअप हो जाएंगी। तो ये बन गया पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है जी, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, इसकी पावर 4 हो गई। एम्पेयर स्क्वायर वैसे आ गया। तो ये अदर यूनिट बन गया सिस्टम इंटरनेशनल में किसका? एप्सिलॉन नॉट का। एक तो जनरल हम बुक्स में पढ़ते हैं, ये लिखा होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और ये मुल्तान बोर्ड में भी आया है कई बार, कि एप्सिलॉन नॉट का सिस्टम इंटरनेशनल एक यूनिट तो ये होता है, दूसरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वो दोनों यूनिट्स दे देगा और आपसे पूछेगा इसके सही आंसर को टिक करें। अगर आप इसको इस तरह हल करके अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो आई थिंक आप पेपर में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अगर ये बातें आप पहले से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो पेपर में तो परेशान होना ही होना है, क्योंकि पेपर तो पेपर ही होता है। तो अब हम इसका क्या मालूम करते हैं? डायमेंशन सेम टू दैट, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? डायमेंशन क्या बनेगी? देखें, केजी क्या होता है जी? मैस होता है, इसको हम यूं राइट कर लेते हैं कैपिटल एम, इसके साथ पावर 1 है, -1 वैसे राइट कर लिया। मीटर लेंथ होती है, -3 आ गया। सेकंड क्या होता है जी? टाइम होता है, 4 आ गया। एम्पेयर को एज इट इज राइट करते हैं और इसके गैर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो
तो देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन भी आ गई। और ये दोनों जो हमने फार्मूला यहाँ पर राइट किए हैं, सॉरी यूनिट्स जो राइट किए हैं, इनको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज आ सकता है। और ये भी डायमेंशन भी पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम फोर्स है वो म्यूचुअली एक्ट करती है या इंडिविजुअली एक्ट करती है, उसको भी हम क्या करते हैं जी, अंडरस्टैंड करते हैं। जो कॉलम फोर्स है, कॉलम फोर्स ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। कॉलम फोर्स एक्ट्स म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब होता है बाहमी तौर पर। ये नहीं कि जस्ट एक ही चार्ज पर ये एक्ट करती है, बल्कि एक दूसरे के लिहाज से ये एक्ट करते हैं। बाहमी तौर पर ये क्या करती है जी, एक्ट करती है। तो किस तरह एक्ट करती है उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि कॉलम फोर्स असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये बताएगा कि ये म्यूचुअली एक्ट कर रही है, नॉट इंडिविजुअली। देखें, रजिस्टर थाम लीजिए और ये लेक्चर साथ साथ नोट करते जाइए। अगर आप इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ भी आ जाएगा। हमने कहा कि जो कॉलम फोर्स एक्ट करती है किसके तौर पर, म्यूचुअली। इसका प्रूफ क्या है जी, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, मैं कहता हूं जी ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को मैं नेम दे रहा हूं जी Q1 का, जिस तरह के पहले रिप्रेजेंट किया है। एक को नाम दे रहा हूं जी Q2 का, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं, कोई दूसरे चार्ज या सोर्स चार्जेस नहीं है, क्योंकि कॉलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में बताता है। और याद रखिए, जब भी डिस्टेंस लेना है दोनों चार्ज के सेंटर से लेना है। कहां से, सेंटर से। मैंने यहां पर सेंटर रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये वेरी स्मॉल चार्जेस होते हैं जिसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो अगर आप ना भी रिप्रेजेंट करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन माइंड में जरूर रखना है। कोई आपसे पूछ लेता है कि ये जो डिस्टेंस इसके दरमियान हम मेजर करते हैं कहां से स्टार्ट लेते हैं, तो ये हम इन पॉइंट चार्जेस के सेंटर से हमेशा स्टार्ट लेते हैं। हमने कहा इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, r, जिसको आप यूं रिप्रेजेंट कर लें। अब बात यह है, हो सकता है कि Q2 अट्रैक्ट करे Q1 को, तो इसका मतलब है Q1 मूव करेगा किसकी जानिब, Q2 की जानिब। और ऐसा भी हो सकता है यार ये रिपेल करे, तो फिर क्या होगा, Q1 दूर जाएगा किसके लिहाज से, Q2। मैं कहता हूं जी जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है किस पर, फर्स्ट चार्ज पर। इसका मतलब है फोर्स किसी एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। F21, मैं कहता हूं जी फोर्स ने एक्ट किया पहले चार्ज पर, किसके लिहाज से, दूसरे चार्ज। तो इसका मतलब है अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो डिस्टेंस है उसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो उसको भी यूं राइट करेंगे, R21 यहां पर लगा देंगे जी यूनिट वेक्टर। क्या लगा देंगे जी, यूनिट वेक्टर। इसको अगर आप यहां पर राइट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, R21। तो देखें इसको इसी फार्मूले में दोबारा राइट करें, क्या बनता है जी, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। साथ क्या लिख देंगे, R यूनिट वेक्टर 21। ये वो कंडीशन थी जब फोर्स एक्ट कर रही थी Q2 से अपवर्ड। इसका मतलब ये है कि Q2 अट्रैक्ट कर रहा है किसको, Q1 को। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, मैं कहता हूं ये हमारे पास Q1 है
ये हमारे पास Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, अब मैं सपोज कर लेता हूं कि फोर्स इस डायरेक्शन में। पहले F2 1 था, अब क्या कहलाएगा 1 2। पहले डिस्टेंस R2 1 था, अब क्या कहलाएगा R1 2 यूनिट वेक्टर। इसको दोबारा इसी फार्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा F1 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, साथ आ जाएगा जी R यूनिट वेक्टर 1 2। इससे ये साबित हुआ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है जी, ऑपोजिट है। तो हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक फोर्स फॉरवर्ड है और एक क्या है बैकवर्ड है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर हम एक साइन लगाते हैं। वो कौन सा है जी, नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म भी कहलाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ की क्या कहलाती है जी, वेक्टर फॉर्म भी कहलाती है। नेक्स्ट है जी, हमने पहले स्टडी किया कि इन दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो हम मीडियम यूज कर रहे थे वो फ्री स्पेस थी या क्या था, वैक्यूम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एप्सिलॉन नॉट से। आगे जी हो सकता है एयर के अलावा, सॉरी वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, तो तब फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो हम हेडिंग दे देते हैं, उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या कहते हैं जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम। कि मीडियम का इफेक्ट कैसे बताएंगे जी, या मीडियम का इफेक्ट होगा क्या, इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इनमें आपको फर्क तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर करंट भी जीरो होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम सेम है, लेकिन हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर का नाम लेते हैं। अब सवाल ये है कि हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का नेम क्या है। उसको आप क्या कह सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, या आप इसको डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये तीनों नेम हैं, आप जो मर्जी दिल करे याद कर लें। डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, यानी कि हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को नेम दे दिया। या तो आप इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट कह सकते हैं, या आप इसको डाइइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि पहले हमने वैक्यूम के लिए कोई मीडियम जो इस्तेमाल, वैक्यूम का जो मीडियम हमने लिया उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, एप्सिलॉन नॉट से। सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जिस कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को आप एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद रखें रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई यूनिट नहीं होता, ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। इट हैज नो यूनिट, इट हैज
नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो इसका कोई यूनिट होता है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है, क्योंकि यूनिट अगर नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है, क्योंकि अगर यूनिट होगा तो डायमेंशन होगी। ये बात भी अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा अब हमने कहा कि अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम यूज करते हैं, पहले क्या था जी, वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम की बात करें, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की, वो होती है, वैक्यूम के लिए होती है अभी 1 होती है। वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 1। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी अगर उसके अंदर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद हो। अगर हम एयर की बात कर लें, क्योंकि एयर एक दूसरा मीडियम है, फॉर एयर, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.0006। ये दोनों वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। ये दोनों वैल्यूज रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की हैं मीडियम के लिहाज से, इनको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और याद रखें, वैक्यूम की वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास 1 है, जबकि एयर की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर। तो याद रख लेना है कि एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, वैक्यूम से। यानी कि जब हम वैक्यूम इस्तेमाल करें उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा लेस होगी किसी दूसरे मटेरियल मीडियम से। जिस तरह के देखें यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, यहां पर अगर मैं बात कर देता हूं मीडियम, देखिए यहां पर हम अगर एयर की बात करें, एयर की वैल्यू 1.0006 है, जबकि वैक्यूम की वैल्यू कितनी है जी, 1 है। तो बात क्लियर हो गई कि वैक्यूम के अलावा जो भी हम मीडियम इस्तेमाल करेंगे उसके रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा वैक्यूम से ग्रेटर होगी, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर मीडियम की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि 1 सिर्फ किसकी वैल्यू आ रही थी, वैक्यूम के लिहाज से। और दूसरी बात हमेशा आपने अपने माइंड में रखनी है, कभी भूलनी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है, कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के इस्तेमाल करने से कूलम्ब फोर्स पर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद रखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करने से क्या होगी, कूलम्ब फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज। जो कूलम्ब फोर्स है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये इस ऑब्जेक्टिव का बेसिक पॉइंट है जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है। इससे बात क्लियर हो गई कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब फोर्स है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, अब हमने इसको क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कोएफिशिएंट को इस्तेमाल करना है किसमें, कूलम्ब फोर्स में। जिस तरह कि अभी हमने पढ़ा कि कूलम्ब फोर्स किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम ये बात कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इस्तेमाल करने से, किसके इस्तेमाल करने से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इस्तेमाल करने से फोर्स डिक्रीज होगी। भाई कितनी डिक्रीज होगी ये नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि डिक्रीज होगी। तो अब हम यहां पर वो कोएफिशिएंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है
कि अगर हम दो चीज़ों के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं, एयर ख़त्म तो नहीं हो जाती। तो सेम उसी तरह एयर भी मौजूद है, कोई दूसरा मीडियम भी मौजूद है, तो सेम टू दैट पहले हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसके साथ एक कोएफिशिएंट का इजाफा कर देंगे। किस तरह इजाफा करेंगे? देखिए, हमने कहा कि फोर्स में आया चेंज, फोर्स डिक्रीज हुई, कितनी हुई पता नहीं, इट मीन फोर्स में चेंज तो आया। चेंज को मैंने प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ एक कोफिशिएंट का इजाफा कर देंगे। किस कोफिशिएंट का? जिसको आप नाम दे रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, उसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एप्सिलॉन आर से, साथ आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हम इसको यूं मजीद इसको क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ प्राइम इधर रहेगा, 1 ओवर एप्सिलॉन आर को मैंने सेपरेट कर लिया, बाकी वैल्यू इसी तरह राइट कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखें, ये सारी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? एफ के बराबर। यानी कि अभी हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज नहीं किया था, तो हम इसको यहां पर राइट कर लेते हैं एफ। बाकी क्या बचा हमारे पास? एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर। यहां से अगर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन आर एफ अपॉन एफ प्राइम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों ही फोर्सेस हैं और दोनों के दरमियान क्या पाई गई है? रेशो। लेकिन तीसरी बात कि ये वो फोर्स है जब हमने वैक्यूम का इस्तेमाल किया, यानी कोई मीडियम नहीं है, और ये वो फोर्स है जब हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस की जब हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं, यूजिंग वैक्यूम, जब हमने वैक्यूम का इस्तेमाल किया, एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और जब हमने किसका इस्तेमाल किया? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का। अब देखें, पहली फोर्स थी इसमें हमने वैक्यूम का इस्तेमाल किया या और दूसरी फोर्स है इसमें यहां पर क्या इस्तेमाल किया? हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का। इन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड relative, is called relative permittivity, TBD। तो आई थिंक कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये बड़ा ही बेसिक आर्टिकल्स था एग्जाम के व्यू से भी, जिसको हम कहते हैं जी कूलम्स लॉ। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं फिर आपको ये बात कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये सिर्फ आपका ही चैनल है, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ही खड़ा हूँ। तो याद रखिए, फिजिक्स चैनल, फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट दी जाए। अल्लाह।